इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख पहले कर लेते हैं। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति के पद पर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनकी सेहत उनकी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया। तो जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सियासी हलचल तेज हो गई है। जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दिया है, उपराष्ट्रपति पद से अपना इस्तीफा दिया और बताया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से अपना इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और हवाला दिया कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनका, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और किसानों के हिमायती जिन्हें कहा जाता है, किसान पुत्र जिनको कहा जाता है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया और कहा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य को वजह बताया इस्तीफा देने का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया है। तस्वीरें ये हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा सौंपा। और देखिए, यही वो लेटर है, रेजिग्नेशन आप जिसे कह सकते हैं, कि जहां स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया जगदीप धनखड़ ने और उसके बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जगदीप धनखड़ कई जगहों पर राज्यों के राज्यपाल भी रहे, बीजेपी के बड़े लीडर, और उसके बाद उपराष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हमारे नेशनल अफेयर्स का एडिटर के एम शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। के एम शर्मा जी, क्या मायने निकाले जाए इस इस्तीफे के? अचानक ये खबर सामने आती है और हवाला दिया जाता है स्वास्थ्य कारणों का। इसको बिटवीन द लाइन पढ़ने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य पिछले काफी समय से खराब चल रहा था। उनके बाईपास भी हुए थे और बाईपास होने के साथ साथ उनकी स्थिति, अभी जब बाहर गए थे तो उत्तराखंड में भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो पिछले दिनों से जिस तरीके से वो बीमार चल रहे थे, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि स्वास्थ्य कारणों से वो इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन जो सूत्र ये बता रहे हैं कि इनका इस्तीफा जो है फिलहाल एवियंस में रखा जा सकता है और शायद ये भी संभव है कि जस्टिस वर्मा पे जो महाभियोग लाया जाना है, चूंकि सबसे मुखर हो के इन्होंने ये सवाल उठाया था, तो जब तक उनका महाभियोग उनके पीछे के जो उनके दूसरे नंबर के हैं, जब तक वो हरिवंश उसको स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक ऐसा ये चल सकता है। लेकिन फिलहाल ये मान लिया जाए कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। अब स्वीकार होगा नहीं होगा ये सदन के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि जब तक बचा हुआ कार्यकाल है वो हरिवंश चलाएंगे, वो अपने पद पे बने रहेंगे। तो इसमें बिटवीन द लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये मान लेना चाहिए कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। के एम शर्मा जी, कोई बड़ा चेहरा आपको नजर आता है जो जगदीप धनखड़ की जगह ले सकता है? कोई ऐसा चेहरा, क्योंकि बहुत तुरंत में फैसला लिया गया, लेकिन किसी न किसी को तो इस पद पर बिठाना ही होगा। देखिए, जो पार्लियामेंट सेशन की जो प्रक्रिया है, उसके तहत अभी तो फिलहाल जगदीप धनखड़ की जगह पे हरिवंश चलाने में सक्षम है और वहाँ पे एक पैनल होता है जी। पैनल होता है कि अगर वहाँ पे उसके उपाध्यक्ष हैं तो उपाध्यक्ष चलाएंगे, जो कि ये चेयरमैन है राज्यसभा के। तो राज्यसभा के चेयरमैन अगर नहीं होते हैं तो एसजी के पास पावर डेलीगेट हो जाता है और उनके थ्रू जो उपाध्यक्ष है अपने हरिवंश जी, वो कार्य का संचालन करेंगे। ऐसा कोई संकट नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्यों दिया है? तो इस्तीफा देने की मुख्य वजह जो है उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को बताया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा किसी टिप्पणी से पहले कि आखिर क्या करना चाहती है सरकार, या क्या कहना चाहते हैं धनखड़, या आखिर उन्होंने इस्तीफा दिया तो और क्या वजह थी इसके पीछे। अपनी बेबाकी के लिए अक्सर जाने जाते हैं। आपने देखा कि कहीं किसी बात का विरोध हो तो जगदीप धनखड़ खुलेआम बोलते थे, किसी भी लाग लपेट के बिना कहते थे। ये चीजें हमेशा याद रहती हैं और ऐसा नेता मिलना भी मुश्किल है। देखिए, नेता मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि धरती बहुत उर्वरा है, बहुत सारे प्रखर बुद्धिमान यहाँ पे लोग हैं। जैसे उपराष्ट्रपति बनाने से पहले जगदीप धनखड़ एक गवर्नर हुआ करते थे, तो अभी भी हमारे 32 गवर्नर हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं राजनेता जिनको वहाँ पे उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति। तो फिलहाल उस पर चर्चा करने की बजाय हम इस बात पे चर्चा करें कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से दिया है और स्वास्थ्य उनका खराब चल रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और
हम आपको बताएं उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये लेटर हम आपको दिखा रहे, देखिए यही वो लेटर है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, लेकिन अभी इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया, जो जानकारी मिल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी उनसे बातचीत हो सकती है, क्योंकि हरिवंश देख सकते हो उनका जो काम है उसे उपसभापति का। तो फिलहाल उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारणों को बताया गया है जगदीप धनखड़ की तरफ से। तो बड़ी और अपडेट खबर आपको बता रहे हैं, ये इस्तीफा दिया गया है जगदीप धनखड़ की तरफ से और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कारणों को हवाला बता दिया गया और कहा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। जैसा कि के एम शर्मा भी बता रहे थे, उत्तराखंड दौरे पर भी उनकी सेहत थोड़ी खराब हुई थी, जिसके बाद वो देखिए हम आपको वो चिट्ठी भी दिखा रहे हैं। ये चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य, और ये तमाम बातें उन्होंने लिखी है और धन्यवाद भी दिया जगदीप धनखड़। देखिए आप, ये वो पूरी चिट्ठी जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने इस्तीफे के तौर पर देखी है। और ये चिट्ठी राष्ट्रपति महोदय को ये चिट्ठी लिखी है, अपने इस्तीफे का कारण भी बताया है, पूरी बात जगदीप धनखड़ ने लिख दी है। लेकिन एक बड़ा सियासी घटनाक्रम के तौर पर इसे देखा जा रहा है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देखिए, रेस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी, और अपनी बात पूरी बताई कि उनको दिक्कत है, उनके स्वास्थ्य में दिक्कत है, मेडिकल एडवाइस उनको डॉक्टर ने सलाह भी दी थी, जिसके बाद उन्हें अब इस पद को छोड़ना पड़ रहा है और वाइस प्रेसिडेंट का जो पद था उसे छोड़ा है। और जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राष्ट्रपति को जो खत लिखा, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया और कहा कि डॉक्टर ने उनको सलाह दी है आराम के लिए। और यही वो चिट्ठी है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बड़े स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इस चिट्ठी के बाद उन्होंने अपने इस्तीफे की बात को सार्वजनिक कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर क्या वजह रही, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों का हवाला तो है, लेकिन कौन सी बीमारी थी, इस बात की पूरी जानकारी फिलहाल नहीं है। और राष्ट्रपति को बहुत भावुक चिट्ठी उन्होंने लिखी है, भावुक चिट्ठी लिखकर कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया देश की सेवा करने के लिए भी, क्योंकि मुझे मौका मिला था देश की सेवा करने के लिए। और बहुत बहुत सारी बातें उन्होंने कही इसमें देखिए। और राष्ट्रपति को जो चिट्ठी लिखी थी उसकी हम पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे। पूरी चिट्ठी यही है जिसके जरिए ये बात साफ हुई कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। अब उसके बाद कहा यह जा रहा है कि उनके इस्तीफे को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है राष्ट्रपति की तरफ से, क्योंकि अभी जो स्थिति है, मानसून सत्र भी चल रहा है और उपसभापति भी है वो राज्यसभा में, आप देखिए, और ऐसे में चेयरमैन है। और उसके बाद आप समझिए कि उनके नहीं होने की वजह से अब ये कहा जा रहा है कि हरिवंश उनका काम संभाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल होल्ड पर उनके इस्तीफे को रखा गया है। और जानकारी ये मिल रही है कि हो सकता है इस पर आगे कोई जवाब दिया जाए। लेकिन जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जो देश के थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ये चिट्ठी जो उन्होंने राष्ट्रपति को भेजी थी, वो चिट्ठी भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो बड़ा सियासी घटनाक्रम इसे माना जा सकता है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और बताया जा रहा है कि अपने दौरे पर वो गए थे, वहां भी उनकी सेहत ठीक नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया। और इस्तीफे की चिट्ठी भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति देश के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और कई राज्यों के गवर्नर भी रहे जगदीप धनखड़, और मुखर नेता के तौर पर, लीडर के तौर पर उनकी पहचान है जगदीप धनखड़ की, किसी भी बात को बेबाकी से बोल देते हैं। और देखिए, रेस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी, द प्रायोरिटीज हेल्थ केयर एंड एवाइड बाय मेडिकल एडवाइस, जो आप समझ रहे हैं, देखिए जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उनको कहा गया था, उनको सुझाव दिया गया था उनके हेल्थ को लेकर कि उन्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। देखिए, I early resign as the Vice President of India effective immediately, मतलब तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, आप समझिए, in accordance with Article 67A of the Constitution। ये तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया और इसके बाद उन्होंने बताया कि क्यों वो रिजाइन दे रहे हैं, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। और उसके बाद ये भी बताया कि उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि अब आराम करना है। पूरी तरह से धन्यवाद भी दिया और कहा मौका मिला मुझे देश की सेवा करने का, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद भी देता हूं। हालांकि देखिए, द वार्मथ, ट्रस्ट एंड अफेक्शन आई हैव रिसीव फ्रॉम ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वुड एवर बी क्रिस्ड एट द
एम्बेडेड इन माई मेमोरी। जो उन्होंने अपनी बातें बताई कि जो मेमोरी है, उनकी यादें हैं, जो तमाम मेंबर, जो संसद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके साथ जो यादें जुड़ी हैं, उनका भी जिक्र उन्होंने किया है। और इसके बाद इट हैज बीन प्रिविलेज एंड सेटिस्फैक्शन टू विटनेस एंड partake in the India's remarkable economic progress and unprecedented exponential development during this significant period, serving in the transformative era of our nation. History has been a true honor। जी हाँ, ये वो चिट्ठी है, ये चिट्ठी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसके जरिए रिजाइन उन्होंने दिया है। As I leave this esteemed office, I am filled with the pride in Bharat's global rise and phenomenal achievements and hold unwavering confidence in her brilliant future। भारत के भविष्य को लेकर भी शुभकामनाएं दी हैं। ये वो चिट्ठी जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चिट्ठी राष्ट्रपति को लिखी है। भावुक चिट्ठी के तौर पर से कहा जा रहा, धन्यवाद भी दिया है उन्हें एक बड़ा मौका मिला, बड़ा मौका देश की सेवा करने का, जिसके बाद अब अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफे की वो पूरी कहानी इस चिट्ठी में उन्होंने लिखी है जगदीप धनखड़ ने, और इसके बाद ये राष्ट्रपति को भेज दिया है। हालांकि अभी चिट्ठी को लेकर कहा जा रहा है कि जो इन्होंने रिजाइन दिया अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है, और उसके बाद अब आगे क्या होगा इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जगदीप धनखड़ गवर्नर भी रह चुके हैं पहले, उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति के पद पर, फिर राज्यसभा में उपसभापति और तमाम जिम्मेदारियां भी निभा रहे थे। हाल के दिनों में आपने देखा कि वो थोड़े बीमार भी चल रहे थे। जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज दिया, बीमारी का हवाला भी दिया है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है जगदीप धनखड़ ने कि इस्तीफा देने के पीछे की वजह भी बताई कि वो बीमार हैं और उनको एडवाइस दी गई है डॉक्टर्स की तरफ से कि वो थोड़ा आराम करें। जी हाँ, इस वजह से उन्होंने इस्तीफे की बात कही। तो 2027 तक का कार्यकाल था उनका, लेकिन उससे पहले ये बड़ा घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम इसे कह सकते हैं, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसे स्वीकार अभी नहीं किया गया राष्ट्रपति की तरफ से। और ये चिट्ठी जो आप देख पा रहे हैं, इस चिट्ठी में तमाम बातें लिखी हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो नेशनल अफेयर्स एडिटर्स हैं केएम शर्मा, उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी बात बता पाएं कि आखिर क्या वजह रही, क्यों इस्तीफा दिया गया। केएम शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। केएम शर्मा जी, वो इस्तीफा है, देखिए रेजिग्नेशन, बहुत डीपली लिखा और भावुक क्षण भी बताया इसको, क्या वजह बताई गई है? उनका पीछे स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी तबीयत खराब थी। उनकी बाईपास भी हुआ था, और बाईपास होने के साथ साथ अभी जब वो उत्तराखंड गए थे तो उनकी वहाँ पे तबीयत खराब हो गई थी। ये बात सही है कि उन्होंने पार्टी हाईकमान से, हालांकि उपराष्ट्रपति के लिए कोई पार्टी हाईकमान नहीं होता, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने अपने बॉस राष्ट्रपति को उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात से मुक्त कर दिया जाए क्योंकि मेरा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। तो अब उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, अब इस्तीफा स्वीकार करना नहीं स्वीकार करना ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। लेकिन जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे, देश दीपक वर्मा जी जो कि एक महासचिव रह चुके हैं राज्यसभा के, और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है, उन्होंने कहा कि बात रही कि सदन के बीच में उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो सरकार ये बीच रास्ता निकाल सकती है कि जब तक हरिवंश हैं तब तक वो सदन की कार्रवाई को आगे चलाएं जी। और ये भी इनसे कहा जा सकता है कि सदन की कार्रवाई तक आप बने रहें, किसी भी तरीके से हम आपको सहयोग देंगे। जो हमारे पैनल्स हैं, पैनल्स जो हमारे हैं वो जाके संचालन करेंगे। आज पहला दिन था केएम शर्मा जी, क्योंकि मानसून सत्र का पहला दिन, और इस बीच पहले दिन ये इस्तीफा, क्या सियासी मायने कुछ है इसके? इसका सियासी मायने जो एक चीजें समझ में आ रही हैं, और उसका जो सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है, क्योंकि जो इम्पीचमेंट लाने की बात थी जस्टिस वर्मा के खिलाफ, उसमें ये बड़े मुखर थे, और इन्होंने कहा था कि चाहे वो जज हो चाहे कोई भी जो टैक्स पेयर के पैसे से सैलरी लेता है उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। चलिए हमारे साथ देखिए देश दीपक वर्मा, पूर्व महासचिव राज्यसभा के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। देश दीपक वर्मा जी, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। कैसे देखते हैं ये सियासी घटनाक्रम, अचानक पहला दिन मानसून सत्र का, आज ही इस्तीफा उपराष्ट्रपति का? हाँ, ये बड़ा ही अचानक हुई घटना है जिसने सबको बड़ा आश्चर्यचकित किया है। बात मैं समझता हूँ कि उनके कुछ कारण होंगे जिसकी वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। और आज सवेरे की कार्रवाई में देख रहा था, उसमें इस तरह का कोई संकेत कहीं भी नहीं था कि इस प्रकार की कोई इतनी बड़ी घटना होने वाली है। क्योंकि पहला दिन है, कोई सियासी मायने हैं इसके? अब इसके सियासी मायने तो आप राजनीतिक लोगों से पूछेंगे तो वो इसके बारे में संकेत कर सकते हैं,
लेकिन मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि उपराष्ट्रपति जी को मैंने ये देखा था जी कि वो अपनी बातों में बड़े दृढ़ हुआ करते थे और बहुत ज्यादा लाग लपेट से बात नहीं किया करते थे। उनको जो मन में जो बात होती थी वो साफ साफ कहा करते थे। तो हो सकता है ये बातें कहीं हो उन्होंने और कहीं ये बात ना किसी को अच्छी लगी हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो कारण लिखा है वो तो स्वास्थ्य कारणों से लिखा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उससे किसी तरह से ना इत्तेफाकी रखी जा सकती है। अब ऐसी परिस्थिति में आगे क्या व्यवस्था हो सकती है, कैसे व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सकता है देश दीपक जी? हाँ देखिए, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो बाकायदा जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा कराया जाता है और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल में से किसी एक को इसका वो ऑफिसर, इलेक्शन ऑफिसर बनाया जाता है, वो उसका चुनाव करवाते हैं। तो इस तुरंत चुनाव तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके लिए नोटिफाई करना पड़ेगा उनको। तो केवल दो व्यवस्थाएं हो सकती हैं जी कि या तो वो इनको कुछ समय तक चलने के लिए इनसे अनुरोध करें किया जाए राष्ट्रपति महोदय द्वारा जी, और वो उसके अनुसार ये कुछ दिनों के लिए काम करते रहें, जिस बीच में इलेक्शन कमीशन अपना नोटिफिकेशन वगैरह जारी करे जी और ये सेशन उस तरह से निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो हमारे उपसभापति जी हैं हरिवंश जी जी उनको इसका कार्यभार उनको दिया जाए और नियम ये है कि जो भी व्यक्ति उस पद पे बैठता है, जो उस कुर्सी पे बैठता है, उसको उसके पूरे अधिकार होते हैं जो अध्यक्ष के होते हैं। तो वहां पर बैठने के बाद वो सारे वो अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और उनके पास एक पैनल ऑफ स्पीकर्स भी है जो बना हुआ है। तो उस पैनल ऑफ स्पीकर्स का रो करके ये जो हमारा मानसून सत्र है उसका संचालन तो आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल केएम शर्मा जी, बिल्कुल आप भी यही बात बता रहे थे। आप भी अगर सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। सर, कृष्ण मोहन शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए शर्मा जी। सर, अगर देश वहाँ पे हरिवंश जी संचालन कर सकते हैं और अगर राष्ट्रपति इनका इस्तीफा नामंजूर कर दें, या ये क्या ऐसी संभावना है कि अपना इस्तीफा विड्रॉ कर लें? मुझे लगता नहीं है क्योंकि ये बहुत सोच समझ के निर्णय लिया गया है और इसका इतना प्रचार भी हो गया। तो इतने बड़े पद को इस तरह से इस्तीफा दें फिर वापस लें, ऐसी स्थिति मुझे लगता नहीं है कि होगी। ये काफी विचार मंथन के बाद ही ये निर्णय लिया गया होगा और उस निर्णय पर लौट करके या उस पर पुनर्विचार करके कोई भी अपना जनता के बीच में, लोगों के बीच में अपनी खराब स्थिति नहीं पैदा करना चाहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई पुनर्विचार अब होगा। और एक बार फिर आपको बड़ी जानकारी दे दे, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। अपने इस्तीफे के पीछे बताया कि मेरी हालत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ये राष्ट्रपति को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। और केएम शर्मा हमारे नेशनल अफेयर्स के एडिटर्स हमारे साथ हैं। केएम शर्मा जी, आप खुद राज्यसभा में रहे, इनपुट हेड रहे हैं, अब क्या स्थितियां आगे होगी वहां, क्या सिचुएशन ऐसे में, अब आगे का प्रोसेस क्या है वहां? देखिए, जो राज्यसभा के पूर्व महासचिव जो मेरे बॉस भी रह चुके हैं, देश दीपक वर्मा ने कहा कि जब इस्तीफा दे दिया तो इस्तीफा दे दिया जी, लेकिन सदन को चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे हरिवंश हैं और उसके बाद एक पैनल है बाकायदा जिसमें कांग्रेस तमाम दलों के लोग होते हैं जो सिटिंग का संचालन कर सकते हैं जी। तो अब ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि इस संसद की जो कार्यवाही है एक महीने के लिए वो हरिवंश जी चलाएंगे या उनके लोग चलाएंगे, या इनको निवेदन किया जा सकता है कि इस कार्रवाई को आप संचालित करके उसके बाद जाएं और उसके बाद फिर प्रक्रिया होगी क्योंकि मानसून सत्र के बाद फिर बजट सत्र आएगा। तो उस बजट सत्र से बीच में इनके पास काफ़ी समय मिलेगा जिसमें एक अपना उपराष्ट्रपति ये चुन सकते हैं। जी, ये ऑप्शंस है, मतलब हरिवंश जी संभाल सकते हैं इनके नहीं रहने पे वहाँ पे। जी, उसमें एक और रूल बुक में ये भी कहता है कि इन केस अगर उपसभापति भी नहीं है और चेयरमैन भी किसी वजह से नहीं है तो जो तीसरे नंबर में जो सबसे सीनियर आदमी है, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, वो जो राज्यसभा के अभी के जो महासचिव हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके वो आगे की कार्रवाई को चला सकता है। केएम शर्मा जी, जस्टिस वर्मा का मामला भी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जी बहुत मुखर थे उनको लेके, आपने देखा था। अब इस मामले को अगर हम समझाने की बात करें कि आप कैसे समझाएं उनके नहीं होने पे क्या होगा क्या नहीं? ऐसे देखिए, जो प्रोसेस है उसमें एक
148 और 214 के तहत उसमें 145 सांसदों ने दस्तखत करके प्रस्ताव दे दिया जी। उस प्रस्ताव को मूट करने के बाद अब उसको पटल पे रखा जाएगा। हरिवंश उस पर चर्चा करेंगे। अगर मान लिया कि किसी वजह से कल वहाँ पे जाके हाउस में नहीं बैठते हैं धनखड़ साहब, तो हरिवंश उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा कराने के बाद उसको पास किया जाएगा। पास करके फिर लोकसभा में जाएगा और इस कानून को फॉर्मुलेट करके महाभियोग को लागू करने के लिए 3 महीने का समय चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो जो अगला बजट सत्र आएगा उससे पहले इनको महाभियोग लगा के पारित करा दिया जाएगा। और इस बीच में यह भी संभव है कि वो इस्तीफा देके खुद चले जाएं, तो उनसे महाभियोग नहीं लगाई जी। अब मान लीजिए 2027 तक का कार्यकाल था इनका, अब उससे पहले अभी देखिए कोई नया राष्ट्र उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, ऐसा भी तय है कि जैसा आप कह रहे हैं बीच में वक्त मिलेगा। कोई ऐसा चेहरा जो आपकी नजर में है? देखिए, काफ़ी जल्दबाजी होगी कि कौन चेहरा इसमें हो सकता है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। हो सकता है कि अपने कैबिनेट के किसी मिनिस्टर को कहें कि आप इस्तीफा दीजिए और उपराष्ट्रपति बन जाइए, तो ये भी हो सकता है। कोई बाहर से तमाम गवर्नर हैं, बहुत सारे लोग जो अभी मंत्री से इस्तीफा दे के बाहर बैठे हुए हैं, उसमें से कोई बैठ सकता है। ये भी संभावना है कि बिहार में चुनाव है, उसको देखते हुए भी कोई ऐसा आदमी जो बिहार से संबंध रखता हो जिसका? मुझे लगता नहीं है। नहीं लगता है ऐसा? लगता नहीं। इसकी पीछे की वजह अगर जानना चाहो इसके तो? पीछे की वजह यह है क्योंकि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है पूरे देश के लिए चुना जाता है जी। और कोई भी पार्टी वो बिहार और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से जोड़ के किसी को नहीं देखेगा। तो उसके कुछ साल बाद जो है उत्तर प्रदेश का आदमी चुनाव है, वेस्ट बंगाल में चुनाव है, तो वहाँ से क्यों नहीं जी। तो ये अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब तक इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होता, प्रक्रिया लागू नहीं होती, तब तक किसी व्यक्ति का नाम लेना शायद उचित नहीं होगा। नहीं, लेकिन जगदीप धनखड़ का जो कद था, केम शर्मा जी जो कद, जिस कद के वो नेता थे, जैसे उनका अप्रोच था, उस कद में आप उनके पैरेलल किसको देख पाते हैं? उनसे बड़े कद के लोग इसी में गवर्नर हैं, RN रवि हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं। बात करें तो उनके कैबिनेट में राजनाथ सिंह हैं, बाहर डॉक्टर हर्षवर्धन बैठे हुए हैं। वो तमाम सारे लोग हैं जिन पे चर्चा हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी ये जल्दबाजी है। अभी चर्चा ये होनी चाहिए कि आगे सदन की कार्रवाई कैसे चलेगी, और कार्रवाई के साथ साथ इन्होंने इस्तीफा दिया तो किस वजह से, हेल्थ के कारण को इस्तीफा दिया है, राष्ट्रपति इनको मुक्त कर देती हैं या ये कहती है कि अभी आप काम कीजिए। तो कल तक पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी कि राष्ट्रपति इनका जो रेजिग्नेशन है स्वीकार करती हैं या फिर नहीं? जो देश दीपक वर्मा कह रहे थे, क्योंकि वो बहुत मंझे हुए वो ब्यूरोक्रेट थे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा दबदबा था और अब भी है, तो जो उन्होंने कहा है कि अभी इस्तीफा वापस नहीं होगा, तो इस्तीफा स्वीकार होगा। अब इस्तीफा स्वीकार करने का क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा, ये भी हो सकता है कि इस कार्यकाल तक जो अभी की जो कार्रवाई है इसको चला के उसके बाद आप मुक्त हो जाइए। जैसे बार बार मैं देख रहा हूं कि आप हिंट कर रहे हैं कि अभी आगे देखना होगा, बहुत जल्दी कहना नहीं चाहिए कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इस्तीफा स्वीकार हो नहीं हो। क्या कोई आपके पास जानकारी है कि इस्तीफा स्वीकार नहीं भी हो सकता है? मुझे भी लगता है कि इस्तीफा उनका स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि उन पे इस्तीफा देने के लिए कोई किसी ने दबाव नहीं बनाया। उन्होंने हेल्थ को इशू बनाया है, और हेल्थ इशू पे ये बात सही है कि उनकी तबीयत खराब थी, उनकी सर्जरी भी हुई थी, अभी उत्तराखंड में भी बीमार हो गए थे, और उनकी एज ठीक ठाक है। तो मुझे लगता नहीं है कि वो अपने इस्तीफा को वापस लेंगे और इस्तीफा उनका अस्वीकार होगा। अभी 1-2 महीने की हम बात करें, पिछले 1-2 महीने की पब्लिक अपीयरेंस कैसा था? आप जिस कह रहे हैं उत्तराखंड गए थे, अब बाकी जगहों पर भी गए थे? वो नहीं जाते थे, काफ़ी एक्टिव थे। अभी वो अजमेर होके आए हैं, अभी वो जाके उदयपुर होके आए हैं। उनके कार्यकलाप में कोई कमी नहीं थी, एक्टिव थे जी। आपको बता दूं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक क्वालिफाइड IPS ऑफिसर थे। IPS की नौकरी छोड़ के वकालत की, वकालत करके उनको सॉलिसिटर बनने का न्योता मिला, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद उन कांग्रेस से चुनाव लड़े, जीत गए, फिर कांग्रेस छोड़ के BJP में आ गए। तो एक वो अपने आप में एक तरीके से वो स्टेटमेंट है जी। और एक तरीके से उनको कहूँ कि वो पॉलिटिक्स के लिए एक हस्ताक्षर माने जाते हैं जी। तो अब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया, और स्वास्थ्य तो किसी का भी खराब हो सकता है। और ऐसा कारण बता रहे हैं जिसमें ना करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर कोई और वजह होती तो शायद उनको रोकने की कोशिश भी करते, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं जो बीमारियां हैं उनकी वजह से रोकना था शायद मुश्किल होगा उनको। देखिए, जो देश दीपक वर्मा जी ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही, कि जो इस्तीफा दिया गया होगा वो तमाम सारे डेलिब्रेशन के बाद दिया गया होगा, प्लस माइनस जोड़ के दिया गया होगा। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा देने से पहले जो पार्टी के हुक्मरान हैं उनसे बात नहीं की होगी, और इनको हटाया नहीं जा सकता था, क्योंकि इनकी उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई प्रोविज़न हमारे उसमें नहीं है। तो इनकी तबीयत, जो देश दीपक वर्मा जी ने कहा कि बहुत मुखर थे, तो कोई बात ऐसी आ गई हो जो सरकार को अनबनी लग रही हो, तो ये भी प्रेशर हो सकता है। लेकिन फिलहाल बिटवीन द लाइन ना पढ़ के यही माने कि इनकी तबीयत खराब थी जी।
मतलब ऐसी अनबन वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हमेशा एक लाइन लेकर चलते थे। जिस तरह से मुखर होने की बात कही थी, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़कर जो बात मन में आती थी उसका जिक्र भी करते थे। वो किसी से सोचने पूछने की जरूरत नहीं, जो मन में है वो कह दिया, ऐसे थे। वोकल थे जी, इरेक्ट थे, पढ़े लिखे हैं। मैं उनके मतलब क्वालिफिकेशन मैंने बता दी कि उनको किसी भाषा की कोई कमी नहीं थी, न हिंदी की, न इंग्लिश की, न लॉ की, न संविधान की। तो मुखर थे और बोलते थे, खुल के बोलते थे। मैंने भी उनके साथ काम किया है और बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो 2 साल पहले उन्होंने इस्तीफा दिया है। पार्टी अपना इस पर कुछ सोचेगी, क्योंकि अब तो मामला पार्टी के पाले में है। जी। किसान, अक्सर वो जिक्र करते थे मैं भी किसान का बेटा हूं, किसानों के हिमायती के तौर पर देखा जाता था। और वो अक्सर ये भी कहते थे जिस पार्टी ने मुझे नीचे से उठा कर यहां तक पहुंचाया है, पार्टी का बहुत एहसानमंद भी रहते थे और अक्सर वो तारीफ भी करते थे। वो चीजें हमेशा याद भी रहेंगी। ऐसे देखिए, किसान का बेटा कहना बहुत एक पोस्चरिंग होती है। आप भी किसान के बेटे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ। कोई पढ़ के दिल्ली आ गया, कोई पढ़ के आज भी गांव में खेती कह रहा है। वो एक पोस्चरिंग इसलिए करते थे क्योंकि खेत खलिहान, किसान, राजस्थान हरियाणा के पृष्ठभूमि से थे वो। तो वहाँ पे खेती की बात लोगों को थोड़ा सा एक तरीके से जेल करती है बात। जी। तो खेती की बात मोदी जी भी कहते हैं कि मैं भी एक बहुत गरीब परिवार से आया हूँ। राजनाथ सिंह कहते हैं किसान का बेटा हूँ। तो जिसको देखिए वो कहता है किसान का बेटा है, और इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज और हमारे मम्मी पापा कोई ना कोई किसान उसमें था। जी। तो वो अलग बात है। जो इनकी क्वालिफिकेशन ये थी कि बहुत पढ़े लिखे, एक क्वालिफाइड आईपीएस ऑफिसर, लॉ की डिग्री ली उन्होंने, इलेक्शन लड़के जीत गए, गवर्नर रहे, गवर्नर के बाद उपराष्ट्रपति बने। तो उनकी योग्यता में कोई ऐसी कमी नहीं थी। जो बने वो अपनी योग्यता के आधार पे बने। इसलिए नहीं बन गए क्योंकि किसान के बेटा थे। अब कोई कहे कि इसलिए बना दिया गया क्योंकि राजस्थान में चुनाव था, जाट समुदाय से आते हैं इसलिए बना दिया गया। तो ये सब पॉलिटिकल एनालिसिस की चीज़ है। उनकी एक क्वालिफिकेशन थी कि बहुत मुखर थे, बहुत पढ़े लिखे थे, संविधान के ज्ञाता थे, कानून के बारे में जानते थे, इसलिए मुखर होकर वो हमेशा बोलते थे। अक्सर हमने उनके बयानों को भी सुना है, पढ़ा भी है बहुत कुछ कि राज्यपाल भी रहे हैं, तो जहां सरकारें दूसरी थी वहां अपने अधिकारों को लेकर, चाहे वहां लोगों के अधिकारों को लेकर सरकार से बोलते भी थे और भिड़ भी जाते थे, ऐसे भी थे। ये थोड़ी सी असहज सी स्थिति थी सरकार के लिए भी, उनके लिए भी, और जो एक तरीके से कहें कि सिस्टम के लिए जी। क्योंकि उपराष्ट्रपति हो जाने के बाद आपको मान लिया जाता है कि आप संविधान पे बोलेंगे लेकिन व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। तो जस्टिस वर्मा पे ये मुखर होके बोल रहे थे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जस्टिस वर्मा पे महाभियोग लाने की बात चल रही है जी। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया हो कि जस्टिस वर्मा पे कार्रवाई जो है वो कोई दूसरा उसको एग्जीक्यूट कर ले, उस रूल को अमेंड कर दे। उसके बाद ये हो सकता है कि इनको सांसद, इनके जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कहें कि अब आप अभी कंटिन्यू कीजिए, बाद में देखा जाएगा कि आपका क्या करना है। तो इसकी संभावना है। और मैं यही जानता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ अल्टीमेट नहीं होती है और अंत नहीं होता है। जी। और बीजेपी जैसी पार्टी है, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन एक बात से इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि हो सकता है किसी मंत्री पद से किसी को हटा के भी वहाँ बिठाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि वेंकैया नायडू को जब उपराष्ट्रपति बनाया गया था तो मैंने वेंकैया नायडू जी के साथ भी काम किया है। तो वेंकैया नायडू जी केंद्र में पार्टी के अध्यक्ष रह चुके थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, बहुत बड़ा कद था, और उनको रातों रात कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए और नॉमिनेशन कीजिए उपराष्ट्रपति के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि कैबिनेट के किसी बड़े मंत्री को कहा जाए कि आप इस्तीफा दीजिए और उपराष्ट्रपति बन जाइए। और मुझे लगता है कि किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को जो 70 साल से ऊपर का है उसको उपराष्ट्रपति बनने में कोई ऐतराज़ नहीं होगा, क्योंकि फिर 5 साल का टिकट मिल रहा है आपको, 5 साल का टिकट। बिल्कुल बिल्कुल। तो 5 साल आपकी ज़िंदगी जो है आराम से ऐसो आराम से निकलेगी, तो उसमें कोई इनकार भी नहीं करेगा। तो सीनियर देखा जा सकता है इसमें, जैसे कि कहते हैं 70 साल से ज़्यादा उम्र वाले, और ये भी कहा जाता है कि राष्ट्रपति पद ऐसा है कि आपके रिटायरमेंट की व्यवस्था हो जाती है उसके बाद। इस तरह से सोचकर भी देखते हैं लोग। देखिए, अभी मैंने एक बात कही, और भारत एक्सप्रेस एक जिम्मेदार चैनल है, अभी इस पे हम लोग ये चर्चा ना करें कि कौन उपराष्ट्रपति बनेगा। फिलहाल ये चर्चा करना जरूरी है कि कल सदन की कार्रवाई कैसे होगी, इम्पीचमेंट जो लाया जाना है वो कैसे होगा, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा कैसे होगी, और ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि SIR पे चर्चा की बात है, तो उस पर कैसे होगा। तो उसके लिए हरिवंश सक्षम है, हरिवंश सक्षम है, और हो सकता है कि अगले 2 घंटे में ये आ जाए कि इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। ये संभावना है, बिल्कुल संभावना है। कल तो चर्चा होगी सदन में पूरी तरीके से। बिल्कुल सदन क्योंकि में आज देर रात ऐसी खबर सामने आ गई कि कल पूरा चर्चा का माहौल सदन में यही होने वाला है। देखिए, सिस्टम अपने हिसाब से चलता है, किसी व्यक्ति के आने जाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनको चलाने के लिए, संचालन करने के लिए वहाँ पर हरिवंश हैं। हरिवंश के बाद तमाम उसी हाउस में
उसी हाउस में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उसी हाउस में अगर हम बात करें तो आपके जेपी नड्डा हैं। तो एक पैनल होता है, कोई भी बैठ के उसका संचालन कर सकता है। जी, तो अब जैसे कोई क्राइसिस तो नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। नहीं, कोई क्राइसिस नहीं है, कोई क्राइसिस। लेकिन किसी के नहीं रहने पे यादों पे वो रह जाते हैं कि भाई अगर ये मुद्दा होता तो अभी जगदीप धनखड़ साहब होते तो तुरंत जवाब मिल जाता इसका। देखिए, हरिवंश के भी विद्वता पे और उनके मुखर होने पे किसी को कोई शक नहीं है। हरिवंश अपने आप में काफ़ी मुखर, काफ़ी ईमानदार, काफ़ी प्रखर वक्ता हैं और बहुत बुद्धिमान हैं। और हम लोगों को गर्व से कहना चाहिए कि अपने पेशे से पत्रकार हैं वो। तो हरिवंश में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि हरिवंश जी सक्षम है। आगे की संसद की जो कार्रवाई राष्ट्रपति मतलब अपर हाउस में चलाने में सरकार को कोई दिक्कत होगी ऐसा लगता नहीं। देखिए, हरिवंश जी को तो मैं भी बहुत नज़दीक से जानता हूं। मैं भी वहीं से हूं जहां से उन्होंने पत्रकारिता प्रभात खबर के साथ थे वो। लेकिन हाँ, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ यादें रह जाएंगी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि जगदीप धनखड़ साहब को कहीं नहीं भी बोलना होता था तो वो बोलते थे, मन की बात सुनते थे, दिल की बात सुनते थे और उसको जुबान तक ले आते थे। लेकिन हरिवंश साहब की बात करो, संयम बहुत है उनमें, उनको पता है कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब के बारे में कहा जाता है कि दिल की सुनते थे और दिल की बात उनके जुबान पे आ ही जाती थी, चाहे माहौल कहीं भी। मुखर थे, अच्छे वक्ता थे, भाषा की कोई कमी नहीं थी, हिंदी इंग्लिश सब आती थी उनको, कानून की जानकारी थी, अनुभव पूरा था, गवर्नर रह चुके थे, सब कुछ अनुभव था। तो एक जाहिर सी बात है कि किसी का कोई विकल्प नहीं होता है, या तो कोई बेहतर होता है या थोड़ा कमतर होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो फिलहाल जो एक संकट है that is quite unique, and I always respected him and he always respected me. In fact, he has been to some family occasions of ours, and so I am saddened, and I hope that he is healthy and he has a long life, and I wish him well. We may have had differences in respect to our political views or on opinions, and I would I would say I would articulate my opinions, and he would also respond. But at a personal level, we had a very strong bond. And whenever I needed time to speak in the House, I met him personally in his chamber. And he never refused me and gave me a little more time than is otherwise available to independent members of Parliament. The other thing about Dhankar is that he doesn't hold anything back. Whatever he feels, whatever is in his heart, he speaks with clarity. And it is his view of the Constitution that he believes in, may be contrary to other people's viewpoint, but he stood always by his viewpoint. So I'm sad that he's left us, and I won't be seeing him in the House anymore, but for me it's a sad occasion, and I wish him well. That chair was always the loudest when we look at the chairman of the Honorable Vice President, that is the Speaker in the Rajya Sabha, sir, the upper house of the Parliament. When we talk about the tenure of Vice President, he will have to serve up to 2027. What reasons, sitting on this chair, sir, will you cite for this resignation, sir? No. I am not going to speculate. Reasons as to why he has resigned. He has said that it is because of health reasons. So I don't want to speculate. But yes, I can say this, that he perhaps was one of the most proactive chairmen of the Rajya Sabha that we have seen over the years. And he would always persuade members on this side and that side to work with each other, for ultimately we work for the country. And he always advised us to do so. We have different perceptions, so sometimes that advice was not followed for reasons that are obvious. But be that as it may, he had a golden heart, a warm golden heart, a clear mind, and he was a friend of friends. And I'm sorry that he has resigned. I was with him a day back as well.
I have seen him in a lot of programs. He was not healthy from quite few months. He was admitted to AIMS a few months back. So, but when we talk about the reports roaming around the media corners, a lot of people are saying that there was a rift between the government and the chair. So why should we talk about these things on a day like this? He has expressed, he said why he is resigning, and we should accept that and wish him well. And of course, I will have a greater opportunity to interact with him personally now. He's a very interesting human being, very unique in many senses of the word, and has a brave heart. Thank you so much for giving your time to ANI, sir. We appreciate it. तो देखिए, कपिल सिब्बल विपक्ष के नेता है के एम शर्मा जी, और देखिए कैसे उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत ब्रेव हार्ट थे। मैं पर्सनली कई बार मिला हूं, पक्ष विपक्ष अलग चीजें हैं, लेकिन पर्सनल रिश्ते उसका जिक्र कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कैसे हम उनके साथ मिलते थे, हमारे विचार अलग होते थे, लेकिन वो बीच का रास्ता भी निकालते थे और हम उसमें एग्री भी करते थे। दोनों में एक समानता है कि कपिल सिब्बल भी एक बड़े वकील हैं, और आपको बता दूं कि धनखड़ साहब भी एक बड़े वकील थे। और जिस तरीके से वो सवाल पूछा गया कि और रीजन क्या हो सकता है, तो रीजन जो है वो बेस्ट नोन टू धनखड़। कपिल सिब्बल फिर कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं जरा। जहाँ भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे, और मेरे पिताजी के साथ उनके संबंध रहे, और मैंने कई केसेस उनके साथ भी किए, उनके खिलाफ भी किए जब वो दूसरी साइड पर रहते थे। लेकिन हमारी जो पर्सनल इक्वेशन थी वो बहुत ही समझ लीजिए कि वार्म थी। हाँ, और आई विल मिस हिम, क्योंकि जो भी कहो, धनखड़ साहब का एक व्यू पॉइंट हमेशा रहता था जो अक्सर पब्लिक में बिना संकोच के बोल देते थे, और ये उनकी खासियत थी, क्योंकि जो उनके मन में रहता था वो मन में नहीं रखते थे, और उनको अगर कोई ऐसी बात लगती थी कि गलत हो रहा है तो बोल भी देते थे। और हमेशा हाउस में बैठकर कहते थे कि विपक्ष को और सत्ता पक्ष को एक मत से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सवाल देश का होता है। वो बात भी सही है, लेकिन हर एक का नज़रिया अलग अलग होता है, तो कई बार हाउस भी नहीं चलता था। लेकिन उनके मन में कोई मैल कभी नहीं रहा, और जब भी मैंने चाहा कि मुझे थोड़ा वक्त ज़्यादा दीजिए बोलने का, तो चेंबर में जाकर मिला तो हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया और ज़्यादा टाइम दिया। तो मैं तो उनका आभारी हूँ कि उन्होंने हमेशा जो हमारे संबंध रहे वो बहुत अच्छे रहे। हाँ, हमारी विचारधारा थोड़ी अलग थी, और कई बार हम भी कह देते थे, और वो भी अपनी तरफ से जवाब भी दे देते थे, लेकिन कोई करवाहट कभी नहीं हुई। और मुझे दुख है कि अगली बार जब मैं जाऊंगा राज्यसभा तो वहाँ उस चेयर पे नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से वो चेयर पे अपनी बात रखते थे और जितने प्रोएक्टिव वो थे, शायद ही कोई चेयरमैन इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में उतना प्रोएक्टिव रहा हो। ये उनकी खासियत भी थी, और उसकी वजह से करवाहट भी कभी कभार होती थी, लेकिन कभी मन में उनके ये नहीं रहता था कि मैं इसकी वजह से किसी को नुकसान करूं। इंडीड सर, हम भी ये बात मानते हैं। एक अंतिम सवाल से तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। तमाम जो रिपोर्ट्स स्पेकुलेशन की अब दौड़ रही हैं मीडिया में, कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट और चेयर के बीच में रिफ्ट था। आप तो एक कलीग के तौर पर, और आप सदन में भी साथ रहे हैं, प्रोफेशन की भी अगर बात करें तो उनके खिलाफ में भी, उनके साथ में भी, तमाम केसेस में हमने आपको देखा है उनके साथ। कैसे देखते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं सर? नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य की वजह से वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और इस बात को हमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस स्पेकुलेशन से कुछ हमें मिलेगा नहीं। कोई भी सत्ता में बैठा हुआ अगर पद छोड़ता है तो उसकी कोई वजह होगी, और इतनी गंभीर वजह होगी कि उनको छोड़ना पड़ा, या उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है मुझे छोड़ने का। हाँ, तो उस पर हमें स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। उन्होंने चिट्ठी में साफ लिखा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसीलिए मैं
तो जगदीप धनखड़ का यह कद है कि विपक्ष के नेता भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे, लेकिन फिलहाल जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा फिलहाल अभी स्वीकार नहीं किया